हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 5 अप्रैल और आज के वीडियो में हम 5 अप्रैल से संबंधित करेंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको सारी PDF एक साथ अवेलेबल कराई जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की एक PDF ई बुक है। अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जनवरी और फरवरी मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है यूपी करंट अफेयर्स की 2023 की, तो उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, IPL इतिहास के सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? तो ये बन गए हैं खलील अहमद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत किस देश के साथ SLINEX 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है? तो भारत जो है श्रीलंका के साथ इस एक्सरसाइज में भाग ले रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला है, रुद्रेंद्र टंडन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनको जो है ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, सलीम दुरानी का हाल ही में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सलीम दुरानी है ये एक क्रिकेटर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी CCTNS में किस राज्य की पुलिस को प्रथम स्थान दिया गया? तो ये मिला है हरियाणा की पुलिस को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत योजना शुरू की है? तो ये जो योजना है शुरू की गई है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किसने कमलापति रेलवे स्टेशन पर भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो इसको जो है हरी झंडी दिखाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार हर साल कब से कब तक रोकथाम अंधापन सप्ताह आयोजित करती है? तो भारत जो है 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल तक ये सप्ताह आयोजित करती है, रोकथाम अंधापन सप्ताह। अगला है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, पौधे के कवक रोग से संक्रमित होने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कहाँ पे पाया गया? तो ये जो व्यक्ति है वो पाया गया है हमारे इंडिया में, कोलकाता में पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि पौधे के कवक से अभी तक जो है कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं पाया गया और ये पहला ऐसा व्यक्ति है जो कि संक्रमित पाया गया है पौधे के कवक से। दोस्तों कोलकाता में एक 61 वर्षीय प्लांट माइकोलॉजिस्ट एक कवक से होने वाले रोग से संक्रमित होने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने जो आमतौर पर पौधों को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी जो ये कवक है ये आमतौर पर पौधों को ही संक्रमित करता है, पौधों को ही प्रभावित करता है, लेकिन ये जो कवक है इससे संक्रमित होने वाले व्यक्ति की अगर हम बात करें तो वो कोलकाता में पाए गए और ये 61 वर्षीय हैं। साइंस डायरेक्ट में प्रकाशित शोध से पता चलता है कि सिल्वर लीफ पेड़ों का कवक रोग है जो फंगल प्लांट पैथोजन चोंडोस्टेरियम परप्यूरियम के कारण होता है। रोगजनक क्षतिग्रस्त त्वचा और श्वसन पथ के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि पौधे के कवक से संक्रमित होने वाले जो दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं, ठीक है, वो कौन है? तो 61 वर्षीय प्लांट माइकोलॉजिस्ट हैं। और इनमें किस तरह के लक्षण देखे गए हैं? तो ये जो व्यक्ति हैं इनमें जो है कर्कश आवाज़ यानी आवाज़ इनकी जो है बदली सी हुई, इसके अलावा खांसी, थकान और निगलने में कठिनाई जैसी लक्षण इनको दिखाई दिए थे। इसके बाद इन्होंने जब डॉक्टर्स को दिखाया तो उसके बाद जो है ये बात सामने आई। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि पौधे के कवक से संक्रमित होने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो कोलकाता के हैं, 61 वर्षीय, और ये प्लांट माइकोलॉजिस्ट हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, चीन ने।
दोस्तों हाल ही में चीन के सिविल अफेयर्स मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के लिए मानकीकृत नामों की सूची प्रकाशित की है, जिसको जांगनान के नाम से उत्तरी भारत के तिब्बत के दक्षिणी क्षेत्र के रूप में उल्लेख किया गया, जिसमें चीनी, तिब्बती और पिनियन अक्षरों का उपयोग किया गया है। ये चीन के भौगोलिक नामों पर नियमों के अनुसार भारतीय राज्य पर दावा करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे है क्या कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये हमारे भारत का एक राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे 11 स्थान ऐसे जो है चीन ने बताए हैं कि इस पर चीन का अधिकार है, और इसके नामों की जो सूची है वो भी चीन ने प्रकाशित की है। अब यहाँ पे मामला क्या है, जिन स्थानों को चीन जो है अपना अधिकार क्षेत्र बता रहा है, जबकि भारत ने इसका विरोध किया है। ठीक है, भारत का कहना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश पर भारत का कब्जा है। तो इस तरह से ये जो मैटर है ये कई सालों से चला आ रहा है, और इसको लेकर के कई सालों से जो मतभेद है वो दोनों देशों में चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से जो 11 स्थान हैं वो कौन कौन से स्थान हैं। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 आवासीय क्षेत्र हैं, 2 भूमि क्षेत्र हैं और 5 पर्वतीय शिखर हैं इन 11 स्थानों में, और इसमें 2 नदियाँ शामिल आती हैं। तो ये स्थान हैं जिन पर चीन जो है अपना अधिकार बताता है, जबकि भारत का कहना है कि इस पर चीन का अधिकार नहीं है। तो अभी जो है चीन ने इसके नामों की भी सूची प्रकाशित की है कि इनके नाम जो है वो क्या रखेगा। अगला है, कौन सा देश चैट जीपीटी के बाद अंग्रेजी भाषा पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, इटली। दोस्तों इटली सरकार ने जो है एक बड़ी घोषणा की है। क्या घोषणा की है कि अंग्रेजी भाषा को जो है प्रतिबंधित करने और उसे उपयोग करने वाले व्यक्तियों और संगठनों पर भारी जुर्माने की घोषणा जो है ये इटली सरकार ने की है, कि यहाँ पे जो अंग्रेजी भाषा है उसको प्रतिबंधित किया गया है इटली में, और जो भी व्यक्ति अंग्रेजी का उपयोग करता है या कोई भी संगठन अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करता है तो उस पर जो है भारी जुर्माना लगाने की भी बात कही है इटली सरकार ने। इस घोषणा के 2 सप्ताह बाद ओपन एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा विकसित भाषा मॉडल चैट जीपीटी है, इस पर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला आया। अब ये जो फैसला है अंग्रेजी भाषा को प्रतिबंधित करने का, ऐसा इटली सरकार क्यों कर रही है? तो इटली सरकार का कहना है कि इटली की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने और विदेशी भाषाओं, विशेष रूप से जो अंग्रेजी भाषा है, इसके प्रभाव को कम करने के एक व्यापक प्रयास का ये हिस्सा है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये ऐसा इटली का कहना है कि जो इटली की भाषा है उसको जो है बढ़ावा देना ये इटली का उद्देश्य है, और जो विदेशी भाषा हैं विशेष रूप से जो अंग्रेजी है इसको जो है इसके प्रभाव को कम करना ही इसका उद्देश्य है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, एक बड़ा ही यहाँ पे फैसला है, क्योंकि अंग्रेजी जो भाषा है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर एक देश में अंग्रेजी भाषा इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह से कई तरह की समस्याएं भी आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल जो इटली सरकार का फैसला है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा को प्रतिबंधित करने का फैसला अभी इटली ने किया है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम इटली की बात करें तो इटली से आप लोग ध्यान रखेंगे कि इटली की कैपिटल क्या है, तो रोम इटली की कैपिटल है। इटली की अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो सर्जियो मैटेरेला ये जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है इटली की, तो जॉर्जिया मेलोनी ये जो है इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इटली की करेंसी क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है, तो यूरो इटली की करेंसी है। तो ये सारी चीज़ें इटली से रिलेटेड आप लोग ध्यान रखेंगे। और इटली की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, तो इटालियन जो है ये यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला है, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने आईपीएल में अपने 5000 रन पूरे किए हैं? तो जो 5000 रन पूरे किए हैं आईपीएल में वो किए हैं महेंद्र सिंह धोनी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी ने अपने आईपीएल करियर में एक और उपलब्धि हासिल की है, और उन्होंने क्या किया है, तो आईपीएल में उन्होंने 5000 रन पूरे कर लिए हैं। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही वह 5000 रन बनाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ही वह आईपीएल इतिहास में 7वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भी खिलाड़ी बन गए हैं। इनसे पहले आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं भारत के, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। विराट कोहली, शिखर धवन, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, सुरेश रैना,
एबी डिविलियर्स, यानी भारत के आप देख सकते हैं विराट कोहली, शिखर धवन हो गए, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, ये भारत के हैं। और इसके अलावा भी ये भारत के बाहर डेविड वार्नर और एबी डिविलियर्स। तो ये सारे खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल में 5000 रन पूरे कर चुके हैं। और जो महेंद्र सिंह धोनी हैं उन्होंने अभी आईपीएल में 5000 रन पूरे किए हैं। और ऐसा करने वाले ये जो है भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। अगला है, किस राज्य की निवासी अंजलि शर्मा ने लुआंचरी पहन करके अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली पहली महिला बनी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश की ये निवासी हैं। तो यहाँ पे इनकी इमेज देख सकते हैं, ठीक है, क्या नाम है इनका? तो अंजलि शर्मा, ये अंजलि शर्मा हैं और इन्होंने जो हिमाचल प्रदेश की एक पारंपरिक पोशाक है लुआंचरी, क्या है? लुआंचरी, ठीक है। तो इसको पहन करके इन्होंने माउंट किलिमंजारो को फतह किया है और ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की अंजलि शर्मा ने अप्रैल 2023 में लुआंचरी पहन करके अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया और ऐसा करने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। लुआंचरी हिमाचल प्रदेश की एक पारंपरिक पोशाक है। उसने 6001 मीटर की ऊंचाई के साथ हनुमान टिब्बा और पहाड़ देव पर भी विजय प्राप्त की है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और दुनिया का ये सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग पर्वत है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि जैसे कोई भी पर्वतारोही होता है तो उसकी एक अलग ड्रेस होती है, ठीक है। पर्वतारोहण के दौरान जो ड्रेस वो पहनते हैं वो अलग होती है, लेकिन जो अंजलि शर्मा है इन्होंने पारंपरिक जो उनकी पोशाक है हिमाचल प्रदेश की उसको पहन करके इस पर्वत को फतह किया है। तो ये एक अपने आप में अलग बात है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप। ये हैं कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की निवासी हैं और ऐसा करने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तो ये जो पॉलिसी है वो शुरू की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने 3 अप्रैल 2023 को हैदराबाद और राज्य के अन्य शहरी इलाकों में तापमान कम करने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है। पहले वर्ष में जो राज्य है उसका लक्ष्य क्या है कि हैदराबाद में 5 वर्ग किलोमीटर सहित 7.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कूल रूफ देने का लक्ष्य रखा गया है। यानी हैदराबाद में 5 वर्ग किलोमीटर और टोटल अगर हम बात करें तेलंगाना की तो 7.5 यानी 7.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कूल रूफ देने का लक्ष्य रखा गया है। सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करने के लिए पेंट, टाइल्स या अन्य सामग्री का उपयोग करके कूल रूफ को लागू किया जा सकता है। तो ऐसा जो लक्ष्य है वो तेलंगाना सरकार ने रखा है कि गर्मी के समय में कूल रूफ पॉलिसी उन्होंने शुरू की है, जिससे कि 7.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को कूल रूफ देने का लक्ष्य रखा जाएगा, है ना। ये ध्यान रखेंगे। और ऐसा कैसे किया जाएगा? तो टाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, पेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके अलावा भी और कई सारी चीज़ें होंगी जिसका इस्तेमाल किया जाएगा और सूरज की जो रोशनी है उससे बचे जा सकेगा। यानी कूल रूफ, रूफ का मतलब छत, एक ठंडी जो छत है उसे देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की विश्व प्रसिद्ध है बसोहली पेंटिंग, ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, बसोहली पेंटिंग। तो इसको जो है 3 अप्रैल 2023 को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया। किसी उत्पाद, सामान या विशेषता के लिए जीआई टैग मूल उत्पादकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है और तीसरे पक्ष द्वारा उनके अनधिकृत उपयोग को रोकता है। यानी अब किसी भी क्षेत्र को लेकर के अगर जीआई टैग दिया जाता है तो वो जो वस्तु है वो उसी क्षेत्र में इस्तेमाल की जाएगी, उसी क्षेत्र के जो व्यापारी होंगे, जो भी लोग होंगे वो उसका इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन बाहर वो वस्तु इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकेगी, है ना। तो ये एक जीआई टैग देने का लाभ होता है वहाँ के लोगों को। कठुआ की बसोहली पेंटिंग जम्मू क्षेत्र का पहला स्वतंत्र जीआई टैग उत्पाद है। तो ये ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको आप लोग जो है चाहे तो नोट भी कर सकते हैं कि बसोहली पेंटिंग को अभी जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की ये विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है, ठीक, इसको जीआई टैग अभी दिया गया। दोस्तों, जीआई टैग की अगर हम बात करें तो जीआई टैग से कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जिनको ध्यान रखेंगे आप
कि एक बार जीआई टैग अगर किसी उत्पाद को दिया जाता है या किसी भी वस्तु को दिया जाता है तो वो कितने साल तक मान्य रहता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 10 वर्ष तक वो जीआई टैग मान्य रहता है। ठीक, भारत में जो पहला जीआई टैग है वो कब दिया गया? 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। ये ध्यान रखेंगे, दार्जिलिंग की जो चाय है उसको जीआई टैग दिया गया था 2004 में सबसे पहला। तो ये चीज़ें हैं। अब ये जो जम्मू कश्मीर की बसोहली पेंटिंग है तो ये है कैसी? तो ये आप जो इमेज देख रहे हैं ये पेंटिंग है जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले की बसोहली पेंटिंग। ठीक है, ये केवल एक पेंटिंग नहीं है, ऐसी ही बहुत सारी पेंटिंग है। ठीक है, जिसको बसोहली पेंटिंग नाम दिया गया है। तो उनमें से ये एक इमेज है जो हमने आपको यहाँ पे दिखाई है। अगला है 4वीं एशियाई खो खो चैंपियनशिप में पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रेणियों में किस देश ने जीत हासिल की है? तो इंडिया ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, भारत ने उत्तर मध्य असम के बक्सा जिले के तामुलपुर में आयोजित 4वें एशियाई खो खो चैंपियनशिप में पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रेणियों में जीत हासिल की है। फाइनल में भारत की जो पुरुष टीम है उसने नेपाल को 6 अंकों से और इनिंग के 1 मार्जिन से हराया है, जबकि जो महिला टीम है उसने नेपाली खिलाड़ियों को 33 अंकों और इनिंग के मार्जिन से हराया है। दोस्तों, ये जो चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप थी इसमें कई सारे देशों ने भाग लिया था, जैसे बांग्लादेश हो गया, भूटान है, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और मेजबान देश भारत। तो कुल मिलाकर के 16 टीमों ने जो है इसमें भाग लिया था। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप थी उसमें किस देश ने पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में जीत हासिल की है? तो वो जो है भारत ने जीती है। अगला है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 4 अप्रैल 2023 को जो है महावीर जयंती मनाई जाती है, ये ध्यान रखेंगे। और कल यानी 4 अप्रैल को ये महावीर जयंती मनाई गई। महावीर के जन्म का ये उत्सव होता है। उनका जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि को हुआ था। उनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में कुंडग्राम के राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के पुत्र के रूप में हुआ था। इन्हें जो है वर्धमान नाम दिया गया था, जिसका अर्थ होता है जो बढ़ता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे संबंधित पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो 24, और ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक, पहले तीर्थंकर पूछे जाते हैं कि पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ऋषभ देव जो है ये पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जैन धर्म से रिलेटेड जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है भारत और किस देश की वायुसेना कोप इंडिया अभ्यास 2023 में भाग लेगी? ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट हो जाएगा, भारत और अमेरिका की वायुसेना। दोस्तों, भारत और अमेरिका की जो वायुसेना है वो 10 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक जापान के पर्यवेक्षक के रूप में पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में कोप इंडिया अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार है। यानी भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाएगा कोप इंडिया अभ्यास। 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 21 अप्रैल 2023 तक ये चलेगा। कोविड-19 महामारी के कारण ये जो अभ्यास है टाला गया था और 4 साल के अंतराल के बाद अब ये आयोजित किया जा रहा है। कोप इंडिया एक वॉर गेम श्रृंखला है जो कि 2004 में ग्वालियर एयर स्टेशन में आयोजित एक लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, यानी कब इसकी शुरुआत की गई थी इस अभ्यास की? तो 2004 में इसको शुरू किया गया था। और अभी पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार ये 2019 में हुआ था और कोविड की वजह से इसको जो है टाला गया और 4 साल के अंतराल के बाद अब ये आयोजित किया जा रहा है। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कोप इंडिया अभ्यास भारत और किस देश के बीच? तो भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच। तो दोस्तों, ये थे 5 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये रहा कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2023 के कितने मीट्रिक टन के उत्पादन लक्ष्य को पार किया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, 700 मीट्रिक टन के उत्पादन लक्ष्य को पार किया है। और इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट ने किया। लेकिन मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन नंबर इसका जो भी करेक्ट होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और कोशिश करेंगे कि सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करें।
आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करो, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।